ओके, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी हमारी प्रोग्रामिंग में, हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास डेटा है, और वो डेटा मुझे आगे परमानेंटली चाहिए. I want that data in the future again. Because I told you, in general, what happens when you create a variable or an object in your program, it is lost at the end of the execution of that code. जैसे ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, तो आपके प्रोग्राम के दौरान बनाए गए सारे वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं. और ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए. Your objects, your variables are destroyed from the memory. That means whatever data is associated with your object will also be destroyed. सिंपल सी बात है ना कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्रिएट किया, उसको कुछ डेटा दिया, और वो ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा प्रोग्राम खत्म हो जाने पर, तो उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो डेटा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मतलब वो डेटा मुझे वापस दोबारा कल परसों महीने भर बाद कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का डेटा दोनों मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए. लेकिन जावा ने एक टेक्निक दिया है आपको कि इफ यू वांट, यू कैन स्टोर द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट की जो इस वक्त की स्टेट है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं कहीं पे, और बाद में वापस उस स्टेट को आप रिट्राइव करके आप अपनी प्रोग्रामिंग में उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं. आप इस दौरान अपना कंप्यूटर शट डाउन करें, इक्लिप्स बंद करो, प्रोजेक्ट बंद करो, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट डेटा, दैट ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड persistently. मीन्स व्हाट? परमानेंटली इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल. आप मुझे बताइए, आप एक फाइल बनाते हैं, ओके, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्ड में गए, उसमें आपने कुछ तो भी लिखा, यू रोट समथिंग एंड यू सेव दैट फाइल. आप उसको सेव करके रखते किसी नाम से. आप 15 दिन बाद, महीने भर बाद भी आओ तो वो फाइल मिल जाती है ना आपको वापस. क्यों? क्योंकि वो डेटा आपके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हुआ है. जो भी चीजें प्राइमरी स्टोरेज में होती है, रैम में होती है, वो कुछ समय बाद इरेज कर दी जाती है. दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी बिकॉज इट इज नॉट परमानेंट, इट्स अ वोलाटाइल प्लेस. आपको पता है ना, योर कंप्यूटर हैज योर कंप्यूटर हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज. Your computer has two different types of memories. One is the primary memory which stores everything temporarily. मैं इस वक्त गाना सुन रहा हूं, तो वो गाना मेरी मेमोरी में लोड होता है. Okay, that song is loaded into the main memory, the RAM, and I can listen to that song, I can enjoy. But the moment the song is finished, it is removed from the memory. But if I want to listen to that song again, I need to have that song stored in my file. In my file system, my hard disk, my secondary storage. कल वापस मुझे वो गाना सुनना है, तो वो गाना रैम में अगर होगा तो वो कल नहीं मिलेगा वापस. लेकिन अगर वो हार्ड डिस्क में है तो आप वापस उसको डबल क्लिक करके एक गाना सुन सकते हो. इसका मतलब ये हुआ कि इफ एनीथिंग आई कैन स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी, इफ आई कैन स्टोर इन द परमानेंट स्टोरेज, I can get it anytime after maybe a week or a month or a year or whatever. You got it? लेकिन the problem with my object is, I cannot say a problem, the behavior of my object is, my object is created in the memory when the program execution starts. The object is created in the memory, I'm sorry, created in the main memory, the primary memory of my computer, and that object will remain in the memory as long as the program is executing. The program execution is on. But the moment the program execution is complete, my garbage collector will realize that this object is no more required by the program because the program execution is completed. And now the object has to be removed from the memory, and it is removed. This is fantastic because that memory can be made available to something else. And but the performance of my programming, my project will be better. If unnecessary, if you keep on storing objects which are not required, it will definitely affect the quality of your programming, the performance of your application, and it's not a good idea. So it's good to have the object removed from the memory. But the problem is, I want that object tomorrow. I want that object after a week. I want that object after a month.
exactly not the object maybe, I want the data associated with that object. Okay, so if I want to make that object available in the future, I want to make the data associated with the object in the future. Simple thing I have understood is I cannot store it in the main memory. I cannot store it in the primary memory. Somehow I will have to find out a mechanism with the help of which I can store these objects. I can store the data associated with these objects in the secondary memory. Okay, the hard disk, the SSD or whatever. So I want to find out a mechanism, and that mechanism in Java is persistence. Okay, so I can create an object. Normally, the way we do it in general basic object-oriented programming, I'll create an object. But the thing is, this object will be destroyed when the program execution is complete. The moment the execution is finished, the object will be removed. And I will not be able to get the data associated with that object afterwards, maybe tomorrow or maybe after a week. I won't be able to get that data. So what I will do is, I will create an object. I will create an object. I will assign some data to the object. Okay. I will create an object. I will assign some data to the object. And before the object is removed from the memory, I will store that object in the secondary memory in the form of a file. Or there is one more fantastic place where I can store the data of my object is the database. But because I don't know anything about databases, I don't know if some of you already know about databases, that's fine. That's great, because databases is going to be great support for Java development. You cannot develop a Java project without the support of a database. So knowledge of databases is extremely important, but at this moment, I don't know anything about databases. So where can I store the data associated with my object? Anyhow, I want to store it permanently. I cannot just keep it in the primary memory because I know this primary memory will be flushed after some time. It will be erased. All the data present in the primary memory will be erased. I'll show you an example. I've got a class called employee. I'm going to repeat this again. I received 1 or 2 messages yesterday. Please show persistence, serialization, deserialization once again. Absolutely no problem. Because if I'm going to use this in the future very effectively, if I'm going to use this mechanism, persistence, serialization, deserialization, very effectively in advanced application development, use in a framework called Hibernate or in JPA, I'm going to use this technique of persistence for application development. I must know this really well. I'm not going to store my data in a file in the advanced programming. At that time when I'll be developing projects, I will not store my object data in a file. Better I will store my data in a database. But because today I don't know databases, I don't know how to deal with databases, how to configure databases on the cloud platforms like Microsoft Azure or AWS. I don't know what's the difference between MySQL, MongoDB, Oracle. I don't know what are these. I only know that my object data must be stored permanently. And I have got another option available. If I don't want to use the database, then I've got some fantastic option available is a file. Whatever you store in a file, you can get it tomorrow because the file is stored in the secondary memory, the hard disk. Okay. So this is one class, employee. And I said implements serializable. What does it mean? That means tomorrow, if I need, I can store the object, I can store the state of the object, I can store the data associated with this object somewhere permanently. क्या होता है अगर मैं कहता हूं implement serializable से? तो when I say implement serializable, my object is ready for persistence. मेरा इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, इस एम्प्लॉय क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको आप सीरियलाइज कर सकोगे. इस इंप्लीमेंट्स का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये जो एम्प्लॉय क्लास आप बना रहे हो इसका ऑब्जेक्ट अगर आप चाहो, नहीं चाहो तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं यहां पर, लेकिन अगर आप चाहो
तो आप इसको सीरियलाइज कर सकोगे. यू विल बी एबल टू परमानेंटली स्टोर द स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन अ फाइल और इन अ डेटाबेस. ओके, ठीक है. ये कुछ डेटा मेंबर्स है, ये तो मुझे पता है. आई हैव डन लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द लास्ट 10-15 days, so I already know how classes are created, how data members are created, what are setters, what are getters, what is toString, what are constructors. I know a lot. Okay, destructor तो है ही नहीं जावा में, तो how can I tell you about a destructor, because there is automatic garbage collection available. ठीक है, तो ये मेरे डेटा मेंबर्स है, और इन डेटा मेंबर्स को डेटा असाइन करने के लिए मेरे पास हर एक का इंडिविजुअल सेटर है. इंडिविजुअल सेटर का फायदा ये होता है कि कोई चीज अगर आप देना चाहो उतना दो, नहीं देना है मत दो. बट व्हेन यू यूज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यू विल हैव टू प्रोवाइड ऑल द डेटा. ओके, सो चलो, फॉर अ चेंज लेट कमर्स को आज डिनाई कर देता हूं. सो मेरा ये जो क्लास है, इसमें ये डेटा मेंबर्स है जिसके पास कुछ डेटा होगा. सो I will assign some data to this object. So set employee number, set employee name, set department, set post, set location and set salary. सारा डेटा मैं असाइन कर दूंगा. और ये डेटा अगर मुझे देखना है तो आई कैन यूज, अगर ये डेटा मुझे देखना है तो मैं या तो यूज कर सकता हूं टू स्ट्रिंग फंक्शन. आइदर आई कैन यूज टू स्ट्रिंग फंक्शन जो रेडीमेड मिल जाता है मुझे इक्लिप्स में राइट क्लिक करने पर, लेकिन मैंने पसंद किया मेरा खुद का फंक्शन लिखना. कर सकते हो आप, अगर आपको अपने तरीके से डेटा दिखाना है तो. इफ यू वांट टू शो डेटा इन योर ओन स्टाइल, देन यू कैन यूज दिस. आप अपने तरीके से. तो मैंने ये लिखा. चलो, क्लास में तो कुछ दम है नहीं. देर इज नथिंग रियली स्पेशल इन द क्लास. ओके, ये क्लास है. ये स्टोर ऑब्जेक्ट नाम का एक प्रोग्राम है जो आपके ऑब्जेक्ट को डेटा असाइन करता है. अपने क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें सेट एम्प्लॉय नंबर, सेट एम्प्लॉय नेम, सेट डिपार्टमेंट, सेट पोस्ट, सेट लोकेशन. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक व्हाट्सएप. ओके, फाइन. सो ये डेटा है. अब आपको जो इच्छा आप देना चाहते हो दे सकते हो. मैंने कहा एम्प्लॉय नंबर इज 1234, एम्प्लॉय नेम इज शॉल एक्ले, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग, पोस्ट इज एग्जीक्यूटिव, लोकेशन इज मुंबई एंड सैलरी इज 45,700. This is some data associated with the object. Now remember, I want to store this object permanently. ऐसे तो मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए आज तक, कितने बनाए, कितने डिस्ट्रॉय किए. पहली बार ऐसा मैं कर रहा हूं कि मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर दे, और बाद में मैं उसको वापस रिट्राइव करके उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकूं, उसके फंक्शंस को वगैरह जो भी है. ओके, सो ऐसे तो ये ऑब्जेक्ट तो मेरे लिए कुछ खास नया नहीं है. नया है तो ये 2 लाइन का कोड. दिस 2 लाइन ऑफ कोड इज न्यू टू मी. मैंने कहा क्रिएट एन ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. इफ यू वांट टू राइट ऑब्जेक्ट इन अ फाइल, अगर आपको फाइल में कुछ भी लिखना है तो आपको लगेगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम. ये बात आप नोट डाउन करें प्लीज, कि फाइल में कुछ लिखना है तो यू नीड, या फिर कुछ लिखना है तो आपको आउटपुट स्ट्रीम चाहिए. इफ यू वांट टू राइट समथिंग, यू नीड आउटपुट स्ट्रीम. इफ यू वांट टू रीड समथिंग, यू नीड इनपुट स्ट्रीम. आप सोच रहे हैं कि सर उल्टा नहीं हो रहा है? उल्टा नहीं हो रहा है क्या? हम फाइल में हम फाइल में डेटा लिख रहे हैं तो फाइल में तो डेटा आ रहा है ना, तो फाइल में इनपुट होना चाहिए. और फाइल में से डेटा पढ़ रहे हैं तो फाइल में से डेटा आ रहा है तो फाइल में से आउटपुट होना चाहिए. नहीं नहीं, एक्चुअली वो टर्मिनोलॉजी जो है वो अपने प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है. मेरे प्रोग्राम का डेटा जाके फाइल में लिखा जा रहा है, तो प्रोग्राम का आउटपुट जाके फाइल में लिख रहे हैं, इसलिए आउटपुट स्ट्रीम. और जब हम फाइल में का डेटा पढ़ते हैं
तो मेरे प्रोग्राम के लिए फाइल का डेटा इनपुट की तरह आता है, सो दैट्स व्हाई इट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत था, मैं फाइल के एंगल से देख रहा था, मैंने प्रोग्राम के एंगल से देखना चाहिए। ओके, एंगल सही होना बहुत जरूरी है, सो तभी आप चीजों को सही ढंग से देख पाते हो। फाइन। तो आउटपुट स्ट्रीम का मतलब है कुछ तो भी लिखना है मेरे फाइल में से, मेरे प्रोग्राम में से कुछ तो भी जाएगा एज एन आउटपुट और फाइल में लिखा जाएगा। ओके जी। सो फाइल में लिखना है, क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, सो इसलिए ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। कौन सी फाइल में? एक वर्कर नाम की फाइल में। इट इज अ बाइनरी फाइल, you cannot open and read the file. This is not written in a human understandable language. This is a binary file. Okay, तो मैंने कहा कि इस फाइल में लिखना है, क्या लिखना है? ये मेरे पास एक ई नाम का ऑब्जेक्ट है, इस एम्प्लॉय क्लास का ई नाम का ऑब्जेक्ट है जो मुझे फाइल में लिख के रखना है वर्कर नाम के। ये देखिए, ये वर्कर नाम की फाइल है जिसके अंदर आपका डेटा लिख दिया जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। योर ऑब्जेक्ट विल बी रिटन, your object will be written in this file worker. ठीक है, but it is not in a human readable format, it is a binary format. ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे वैसे भी वापस प्रोग्राम में ही यूज करना है उसको, मुझे मैन्युअली यूज करने के लिए थोड़ी मैं लिखा हूं डेटा। ठीक है, तो ये मैंने डेटा, मेरा ऑब्जेक्ट जो है फाइल में लिख दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऑब्जेक्ट फाइल में लिखते हो तो वो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है कि कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट है कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता है, उस फाइल को नहीं पता। उस फाइल में ऐसा नहीं लिखा गया कहीं पे कि ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, बस इतना लिखा गया कि ये ऑब्जेक्ट है और उसके पास ये डेटा है। ओके, इसका मतलब है कि मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट वर्कर नाम की फाइल में लिखा, तो मुझे पता है वो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस फाइल को नहीं पता कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना, कि आपको पता है कि आप जो लिख रहे हो फाइल में वो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस फाइल को नहीं मालूम ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस फाइल को इतना पता है सिर्फ कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? क्या फर्क पड़ता है, मुझे मालूम है ना, बस ठीक हो, क्योंकि जब यूज करना है तो मुझे यूज करना है, मैं बता दूंगा ना कि मुझे एम्प्लॉय क्लास के नाम से उसको यूज करना है। ठीक है, अब ये मैंने स्टोर कर दिया, इस प्रोग्राम को रन नहीं किया मैंने, इसको स्टोर कर दिया। अब रिट्राइव करना है। ओके, आई वॉन्ट टू रिट्राइव। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स चेंज दीज वैल्यूज 3 4 5 6 and I'll change the name to say Mohammed Salah. The department is say sales manager, city is Cairo, and 72,100. Fine. And what I will do today is I will write this data into another file, worker1. ऐसे ही बस दिखाने के लिए I'll save this and I'll run this code. Object stored for future use. एंड सर यहाँ तो बनी नहीं सर, फाइल वर्कर ही अभी तक, वर्कर1 बनी नहीं। रिफ्रेश कीजिए अपने प्रोजेक्ट को, राइट क्लिक द प्रोजेक्ट नेम, गो टू एन ऑप्शन रिफ्रेश, और देर इज अ शॉर्टकट F5। ये देखिए वर्कर1। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ गो टू द प्रोग्राम, यहां पर जहां आप रीड कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। ओके, सो आई एम रीडिंग दिस, इफ आई वांट I can do object in the close. Okay, यहां पे किया था। yes, it's good always, ये जो रीडिंग राइटिंग के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हो आप, इट्स ऑलवेज गुड टू क्लोज देम। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम बनाया, मुझे पता है आउटपुट स्ट्रीम लिखने के लिए होता है, इनपुट स्ट्रीम पढ़ने के लिए होता है। तो मैंने कहा कि वर्कर नाम की फाइल में से ऑब्जेक्ट वापस लेके आ जाओ, वर्कर नाम की फाइल में से, नॉट वर्कर1। ओके,
ये कल बनाया था वर्कर हमने। मैंने कहा कि जाओ उसमें से ऑब्जेक्ट लेके आओ, ये ऑब्जेक्ट लेके आ गया, उसको बोला कि वो रीड करो ऑब्जेक्ट, उसने रीड किया, लेकिन वो किस क्लास का है ये मुझे बताना पड़ेगा। तो मैंने यहां बताया कि वो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के तरह उसको रिट्राइव करो और एक एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को उसको असाइन कर दो। ओके ओके। तो अब मुझे याद रहना चाहिए कि वर्कर नाम की फाइल में मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा था। कस्टमर का लिखा था तो यहां कस्टमर से कास्ट करके कस्टमर के ऑब्जेक्ट में लूंगा। अगर अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट था तो अकाउंट से कास्ट करके अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट में लूंगा। आप समझ गए? तो मैं एम्प्लॉय, मुझे पता है एम्प्लॉय का है, मैं रन करता हूं। याद रखिए आप वर्कर नाम की फाइल में से ऑब्जेक्ट को रिट्राइव कर रहे हो। दिस इज द डेटा ऑफ शॉ लिख लिया। This is the data that we stored yesterday. Now, if I change this program to worker one, another object we will retrieve. Okay. In worker file, there is an object of Shaw Leclerc, but in worker one, there is another object that is Mohammad Salah, sales manager Cairo. Perfect. So, ये आपका सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट को आप फाइल में स्टोर कर रहे हो। मुझे मैसेज आया था कल कि शो द होल प्रोसेस अगेन। बताओ आप मुझे, आपका कोर्स है, आपके हिसाब से चलना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। आप पढ़ने आए हो, यू मस्ट नो everything very very well. So let's do this. If I want to demonstrate the working of persistence that includes two activities, serialization and deserialization, so what all I must do and what are the steps of doing it? चलिए अब धीरे धीरे बताता हूं। फर्स्ट स्टेप, जिसका ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करना है, जिसका अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, हाँ मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगा, आपको समझे ना समझे बात की बात। आपको लेके चलता हूं कहीं पे। I'll take you somewhere Java projects. HyperCRUD, अभी जो आपके साथ दूसरी एडवांस वाली बैच चल रही है उसमें अभी हाइबरनेट सिखाया मैं। SRC मेन जावा com.profile.entities नहीं, हाँ चलो ये भी दिखा देता हूं। सो एक एक काम करता हूं मैं। आई open this folder com in Visual Studio Code so that I can show you any program whichever is required. So एडवांस लेवल पे परसिस्टेंस का उपयोग मैंने कैसे किया उसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसा आपने कल एम्प्लॉय क्लास बनाया ना, वैसे मैंने भी एम्प्लॉय क्लास बनाया। उसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, लोकेशन, सैलरी सेम टू सेम, लेकिन सिर्फ एक चीज ऊपर बताई गई, @टेबल नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉयज। मतलब मेरे डेटाबेस के अंदर एक एम्प्लॉयज नाम का टेबल है, उसके साथ मैंने कहा कि इस क्लास को मैप कर दो। मतलब कल जाकर अगर मैंने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए कहा, सुनो सुनो मेरी बात, हाँ एडवांस जावा भी सीख लो थोड़ा थोड़ा अभी, तो वहां जाने के बाद ना परेशानी नहीं होगी। हाँ मुझे पता है परसिस्टेंस हो रहा है सर अंदर से। कोई पूछा आपको इंटरव्यू में व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग एंड हाउ इट इज डन, बोला सर कुछ नहीं है, एक क्लास बनाइए, उसमें अपने डेटाबेस टेबल के हिसाब से डेटा मेंबर रखिए, उस क्लास को मैप करके रख दीजिए डेटाबेस टेबल के साथ। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यू मैप द क्लास विद द डेटाबेस टेबल। और जब भी आप इस क्लास को डेटा देंगे और उसको बोलेंगे कि तू सेव हो जा, सीरियलाइज हो जा, तो डायरेक्ट जाके आपके डेटाबेस टेबल में डेटा लिख देगा। ओ वाओ दैट्स ग्रेट। तो ये बाकी नीचे तो सेटर गेटर है। ओके, तो ये एनोटेशन से क्या होगा कि डेटा जाके डायरेक्ट डेटाबेस टेबल में स्टोर होगा। मैं आपको बताता हूं, ऐड अकाउंट, ऐड एम्प्लॉय, ये देखिए मजेदार कोड। मैंने क्या किया, मैंने कहा आपने जैसे यहां किया ना, आई शो यू,
स्टोर ऑब्जेक्ट में आपने जैसे लिखा है यहाँ ई डॉट सेट एम्प्लॉय नंबर 3456, ई डॉट सेट एम्प्लॉय नेम मोहम्मद सलाह। एक्चुअली ये डेटा मैंने यूजर से मंगाया, यूजर को कहा कि तू बता तुझे कौन सा डेटा स्टोर करना है, उसने डेटा दिया। ओके, ये डेटा दिया एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय। अब ये कहां से आ रहा है आपको पता है? HTML के फॉर्म में से, एक बूटस्ट्रैप HTML फॉर्म है या कोई रिएक्ट का फॉर्म है, उसमें से ये डेटा आ रहा है जावा में। जावा ने ये डेटा रिसीव किया और ये देखिए वो डेटा आपके ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। देखिए बड़ा मजेदार कोड दिखा रहा हूं मैं आपको। HTML से डेटा रिसीव हुआ, ओके, HTML से ये डेटा रिसीव हुआ, ये एक एक डेटा, और वो डेटा मैंने मेरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। ई डॉट सेट एम्प्लॉय नंबर EMPNO, ई डॉट सेट एम्प्लॉय नेम EMPNM, पूरा डेटा मैंने मेरे ऑब्जेक्ट में भर दिया और मैंने मेरे ऑब्जेक्ट से कहा परसिस्ट। वाओ, मैंने मेरे ऑब्जेक्ट से कहा कि जाओ सेव हो जाओ वहां पे जहां तुमको बताया गया है सेव होने के लिए। सो कहां बताया गया है मुझे सेव होने के लिए? इस एम्प्लॉयज नाम के डेटाबेस टेबल में। अमेजिंग मैकेनिज्म दिस। मतलब you are creating an object, you are assigning user data to the object, and you are telling the object to save. You are telling the object to go and get yourself saved in the database table. तो आपका डेटा डायरेक्ट डेटाबेस में पहुंच चुका होगा। बेहद मजेदार मैकेनिज्म है। और ये तब तक नहीं समझ सकते आप जब तक आपको परसिस्टेंट सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन मालूम नहीं। क्योंकि कैसा है ना, आप एक डेवलपर बनने जा रहे हो, आपको बाहर बाहर से क्या हो रहा है इतना जानना काफी नहीं है। आपको बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, what exactly is happening in the background, that you must know. And so when you do hibernate, when you do JPA, जब आप हाइबरनेट करेंगे JPA करेंगे, ये हाइबरनेट का एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको। वैसे ही देखो ये ऐड अकाउंट, ये अकाउंट का डेटा आया, मैंने अकाउंट में स्टोर किया, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, बैलेंस मैंने ऑब्जेक्ट में भर दिया और ऑब्जेक्ट को परसिस्ट कर दिया, मतलब सेव कर दिया मेरे डेटाबेस में। तो आप देखिए अकाउंट का क्लास यहां पे लिखा हुआ है टेबल अकाउंट्स। प्रोजेक्ट में हमको अपना डेटा फाइल में स्टोर करना नहीं होता है। फाइल में स्टोर करके क्या करेंगे, हमको तो वो डेटाबेस में चाहिए क्योंकि वहां से हम रिट्राइव करेंगे, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेंगे और पता नहीं क्या क्या। डेटाबेस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टोर योर डेटा। आप समझ गए? तो अब ये जो, अब इसका मैं आपको दिखाता हूं मेन में, वेब ऐप में। अब ये उसके फाइल्स है, जैसे ये न्यू एम्प्लॉय, पता नहीं कैसा दिखेगा। ये न्यू एम्प्लॉय का डेटा है, यहां से डेटा लिया जाएगा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ओके, पोस्ट, लोकेशन, सैलरी। बटन दबाते ही ये डेटा जावा के पास जाएगा। जावा क्या करेगा, ये डेटा रिसीव करके आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा और ऑब्जेक्ट को बोलेगा जा सेव हो जा, और वो जाके डेटाबेस में सेव हो गया, आपका एम्प्लॉय परमानेंट हो गया आपके लिए। This is a very, very interesting, a powerful mechanism that we will be using in advanced Java. But for that, you must know the basics of persistence, serialization and all this. क्योंकि आपको जब पता होता है कि अंदर कैसे हो रहा है ये सब कुछ, क्या हो रहा है ये, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली उन चीजों के साथ डील कर सकते हो। चलिए पूरी प्रोसेस को रिपीट करते। लेट्स रिपीट दिस विथ सम अदर क्लास। I right click, I'll go into new, I'll say create a class. मैं classes नाम के पैकेज को राइट क्लिक किया, तो I want to create a class called film. ओके, सो कोई भी आपकी मर्जी, कस्टमर, अकाउंट, स्टूडेंट, एनी क्लास यू क्रिएट, बस अपने को उसको सेव करके दिखाना है। सो आई क्रिएट अ क्लास कॉल्ड फिल्म, ओके, and I'll create some private data members, private string film name, private integer release year, private string language, private string genre, private double IMDb
रेटिंग, ठीक है। नाउ दिस इज सम फाइल, आई एम अवॉइडिंग एक्टर एक्ट्रेसेस एंड ऑल दैट, ठीक है, आपको चाहिए तो आप ऐड कर लो। नाउ आई वांट टू क्रिएट सेटर्स फॉर ऑल दिस, इनके लिए मुझे आई नीड सेटर्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैसे 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 सेटर जनरेट करूँ, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो। कल सेटर्स यूज किए थे, आज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करना है क्या? करना है तो ठीक है, राइट क्लिक, कुछ तो अलग करूँ ना हर बार, मतलब ओ सेटर गेटर नहीं चाहिए मुझे, आई वांट, right click, I'll go into source, I will say generate a constructor with these fields, okay, and I'll say generate। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। आज आपको एक 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 इंडिविजुअल सेटर की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ऐसा ले लिया। और आउटपुट दिखाने के लिए मैं टू स्ट्रिंग यूज कर लेता हूं। सो आई राइट क्लिक, गो इनटू सोर्स, एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग माय ओन फंक्शन आई यूज टू स्ट्रिंग। Okay, ji. So my class is ready. ToString is an overridden function because it is taken from a class called object, which every Java class inherits by default. Okay. So ये हो गया मेरा फिल्म क्लास, उसमें इतना डेटा है। ओके, ये डेटा है मेरे फिल्म क्लास में, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को डेटा दूंगा तो वो जाके मेरे क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को असाइन कर देगा। ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, और ये मेरे क्लास का डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल है। सुपर लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, सुपर से आप अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये टू स्ट्रिंग है जो ओवरराइड हो रहा है, ये किसी और का फंक्शन है जिसको मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। किसी का फंक्शन जब आप लिखते हो और आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो आपका वाला रन करता है, ना कि उसका, ठीक है। तो ये बन गया है मेरा क्लास। मैंने ज़्यादातर चीज़ें रेडीमेड जनरेट करवाई, मैंने खुद कुछ नहीं किया आज, कल की तरह। कल मैंने शो फंक्शन खुद लिखा था। चलिए हम प्रोग्राम बनाते। सेव फिल्म डेटा नाम का पहला प्रोग्राम, प्रोग्राम्स पैकेज में। सो आई नीड main function here. I'll create object of the film class. I'll say film control space enter because it is in a different package. Film f equals to new film. Now I cannot do like this. मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर को एरर आ रही है रेड अंडरलाइन, बिकॉज आई डोंट हैव एन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इन माई क्लास। मेरे क्लास में एम्प्टी कंस्ट्रक्टर नहीं है, आई हैव गॉट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सो आई विल हैव टू असाइन सम डेटा हियर। तो एक काम करते, डेटा यूजर से लेते फॉर अ चेंज। सो आई विल से import java.util.star। फिल्म क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना के रख दिया। ऐसा आप जावा में कर सकते हो, सी प्लस प्लस में नहीं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख दो सॉरी, उसको इनिशियलाइज बाद में करना। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया इन जावा। ऑब्जेक्ट बना के रख दिया मैंने, इक्वल्स टू न्यू फिल्म नहीं लिखा ना, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर लगेगा, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर लगेंगे जो मेरे पास है नहीं। मैं स्कैनर बनाता हूं पहले, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। थोड़ा कल से अलग कर रहा हूं मैं, थोड़ा स्टाइल अलग यूज कर रहा हूं, बाकी मैकेनिज्म वही है। क्या क्या लगेगा मुझे? फिल्म का नाम, स्ट्रिंग, फिल्म का नाम, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं, फिल्म का नाम, लैंग्वेज, जॉनरा, ओके देखने दो मुझे, भूल गया मैं। सो फिल्म का नाम, लैंग्वेज, जॉनरा, परफेक्ट। और इंटीजर टाइप का लगेगा IMDb रेटिंग, नहीं सॉरी, रिलीज ईयर। और डबल टाइप का लगेगा IMDb रेटिंग, RT। चलिए एक एक करके इनपुट लेते हैं। लेट्स टेक इनपुट वन बाय वन। सो
system.out.print, enter film name, nm equals to sc dot, next line, sys out, enter ईयर, कौन से साल रिलीज हुई, सॉइल से yr इक्वल्स टू sc डॉट, नेक्स्ट इंटीजर, परफेक्ट। उसके बाद सिस आउट क्या है, लैंग्वेज ln इक्वल्स टू sc डॉट, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद सिस आउट, एंटर क्या है नेक्स्ट, जॉनरा, कैटेगरी ऑफ द मूवी, सो gn equals to sc dot, नेक्स्ट लाइन। और क्या बचा, sys out system dot out dot print, enter IMDb rating, so RT equals to sc dot next double। ओके जी, पहले मैं एक काम करता हूँ, एकदम ऑब्जेक्ट को डेटा वगैरह असाइन करने के बजाय मैं इनपुट चेक कर लेता हूँ। ओके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे। मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ ये इनपुट बराबर लेता है क्या। कल तो हम HTML में से यूज़र से इनपुट मांगने वाले हैं, ब्राउज़र से, दुनिया भर के यूज़र से, अभी तो मुझे देना पड़ेगा। खैर, सो मैं रन कर रहा हूँ। वो मुझसे फिल्म का नाम पूछ रहा है, मैंने फिल्म का नाम दिया द मैट्रिक्स, रिलीज ईयर 1999। ओ ओ, लैंग्वेज स्कीप हो गया, डायरेक्ट जॉनरा मांग रहा है। ओ, गड़बड़ हो गई। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले इनपुट टेस्ट करने के लिए कहा। इसका मतलब है कि लैंग्वेज स्कीप हो रही है। ओके, सो लैंग्वेज वो इनपुट ले नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रिंग इनपुट लिया, उसके बाद एक इंटीजर इनपुट लिया, उसके बाद जो स्ट्रिंग इनपुट लिया उसको स्किप कर दिया गया। तो एक आइडिया करते, स्किप होने के लिए अगर जावा उसको स्किप कर रहा है, सो उसको स्किप होने के लिए एक लिख के रख देते, ये स्किप होने वाला है ऐसा सोच के। लैंग्वेज स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लिखा मैंने। अब देखते हैं, लेट्स रीरन द कोड अगेन। लेट्स राइट द फिल्म नेम द मैट्रिक्स, ईयर 1999, लैंग्वेज इज इंग्लिश। अब ले लिया, देखो लैंग्वेज स्कीप नहीं हुई। जॉनरा इज एक्शन एंड रेटिंग इज 8.7। परफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर के बाद जब आप स्ट्रिंग इनपुट लेते हो स्कैनर के साथ, तो एक स्ट्रिंग इनपुट वो स्कीप कर देता है। जैसे आपने क्या किया, ईयर मांगा ना उसको, पहले फिल्म का नाम लिया, ठीक है, ईयर लिया, वो भी ठीक है, लेकिन ईयर के बाद का जो नेक्स्ट इनपुट था स्ट्रिंग टाइप का, वो स्कीप हो रहा था। उसके लिए मैंने स्कीप होने के लिए एक लिख दिया, मतलब मैंने कहा कि स्कीप करना ही है तो इसको करो, ताकि मुझे लैंग्वेज का स्कीप ना हो जाए। ठीक है, इनपुट ले लिया। खैर, ये तो अब इसका काम तो खत्म होने पे है अभी। वी विल नॉट बी यूजिंग दिस स्कैनर एवर, क्योंकि वी विल बी यूजिंग HTML फॉर्म्स एंड सो मेनी थिंग्स टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। खैर, तो अब ये डेटा मुझे मेरे फिल्म ऑब्जेक्ट को असाइन करना है। कैसे, ऑब्जेक्ट ऊपर बना चुका हूं, f इक्वल्स टू न्यू फिल्म, ये ऑब्जेक्ट ऊपर बना लिया है ना f नाम का, तो मैं लिखूंगा f इक्वल्स टू न्यू फिल्म, फिल्म का नाम, रिलीज ईयर, लैंग्वेज, जॉनरा एंड रेटिंग। और इस तरह से आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, यू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना, यूजर से इनपुट लेना, ये मेरा पर्पज ही नहीं था, ये मुझे पहले से पता है। I already know how to create an object, how to do all these things. What is important for me is I want to store the data of this object
मुझे इस ऑब्जेक्ट का डेटा जो है, इस ऑब्जेक्ट का डेटा जो है ना, वो मुझे स्टोर करके रखना है कहीं। ओके, मुझे ये ऑब्जेक्ट का डेटा कहीं स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे लगेगा आई नीड अ पैकेज java.io. So I'll say import java.io.star. मुझे पता है कि वो बहुत सारी एरर्स थ्रो करने के लिए कहेगा। मैं एक जनरल एक्सेप्शन थ्रो करके रख देता हूं ताकि नीचे मुझे कोई प्रॉब्लम ना दे वो। फिर मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ओ इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ब्रैकेट में न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ओके, फिल्म 1। ओके, तो ऐसा सोचिए कि आई एम नेमिंग इट एज फिल्म 1 एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, फाइन, स्पेलिंग मिस्टेक थी। सो ये बन गया। अब क्या कहूं? o dot. Now I want to store this object in a file, so I'll say control space write object o, सॉरी write object f। मेरा जो फिल्म का ऑब्जेक्ट है f, उसको मैं लिख रहा हूं और यहां लिख देता हूं sys out film stored permanently। आपकी फिल्म जो है वो परमानेंटली स्टोर कर दी गई किसी फाइल में, और उस ओ को मैं क्लोज भी कर देता हूं। रन करके देख लेते, लेट्स ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस। यहां पर एक फाइल बननी चाहिए। सो आई विल से फिल्म नेम इज द मैट्रिक्स 1999 इंग्लिश एक्शन 8.7। ओ, वो कह रहा है कि जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप सीरियलाइज करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, नॉट सीरियलाइजेबल। ओ, ये मैं सच में भूल गया एक्चुअली, आई फॉरगॉट दिस। तो यहां क्या करना पड़ेगा मुझे? इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। ओके, कंट्रोल स्पेस और ये java.io में से। अब फिर से करते हैं, लेट्स डू इट अगेन। सो आई रन द प्रोग्राम, आई एंटर द सेम फिल्म, जब तक कि वो सेव नहीं होती, द मैट्रिक्स 1999, लैंग्वेज इज इंग्लिश, genre is action, and rating is 8.7. File stored permanently. You right click your project name, say refresh, and you can see film 1 हो गया। तो आपका डेटा स्टोर हो गया है। नाउ इफ यू वांट टू रिट्राइव, you will have to write another program. Right click new class, read film. Okay, आपको you want to read the film data, read film data. So बहुत छोटा सा कोड है अभी यहाँ, मेन। ठीक है, आई विल क्रिएट फाइल, सॉरी ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। सो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? import java.io.star, और यहाँ मेन में लिखना चाहिए थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद आई विल से ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम आई इक्वल्स टू न्यू, एक सेकेंड,
इक्वल्स टू कंट्रोल स्पेस एंटर नहीं, न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फिल्म का एफ स्मॉल है, एफ फिल्म 1 यहां से रीड करना है। और अब देखिए, जब मैंने मेरा ऑब्जेक्ट फाइल में सेव किया होगा, जब मैंने मेरा ऑब्जेक्ट फाइल में सेव किया होगा, तो वो किसी स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बन के वहां नहीं गया। आप समझ गए? वो किसी स्पेसिफिक क्लास का जस्ट ऑब्जेक्ट सेव हुआ। वो मुझे एज अ फिल्म क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं कहता हूं फिल्म ओपीजे इक्वल्स टू आई डॉट रीड ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि रीड करो, लेकिन अच्छा, ये फिल्म को पहले सेटल कर लेते इंपोर्ट करके। अब वो कह रहा है कि आप जो ऑब्जेक्ट रीड कर रहे हो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट है, और जिसमें स्टोर कर रहे हो वो फिल्म का ऑब्जेक्ट है। तो इस सादे वाले प्लेन ऑब्जेक्ट को आप फिल्म के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, कास्ट करो, ताकि मैं ये काम कर सकूं। एंड देन sys out obj. How can I print the object? Because I have toString function in my class. अगर मेरे क्लास में toString फंक्शन अवेलेबल है तो मैं डायरेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकता हूं उसके अंदर का डेटा देखने के लिए। सो आई विल रन दिस कोड and you can see film name is The Matrix, release year 1999, language is English, and this। ठीक है। uh, आप यहां चाहे, सो इफ यू वांट, मुझे नहीं पता ऐसा मैंने करना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं। मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, मुझे अभी लगा मैं ऐसा कर सकता हूं। जिस फाइल में स्टोर कर रहा हूं, ओके, जिस फाइल में स्टोर कर रहा हूं वो फिल्म का नाम मैं फाइल का नाम बना सकता हूं। आई कैन मेक द फिल्म नेम एज द फाइल नेम। सो हर एक फिल्म का डेटा एक एक सेपरेट फाइल में स्टोर रहेगा। ऐसे ज़्यादा फाइल्स बनाना अच्छा आइडिया नहीं है, तो उसके लिए कलेक्शन नाम की चीज़ होती है, जो आगे पढ़ेंगे हम, जो जावा की इंटरव्यू सीरीज में कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगर आपको 50 फिल्मों का डेटा एक ऑब्जेक्ट में रखना है तो हाउ कैन आई डू दैट? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एक फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आपको 50 फिल्में रिप्रेजेंट करनी है एक साथ एक ऑब्जेक्ट में, तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूं और इस फिल्म को नाम देता हूं शोले। रिलीज ईयर 1975, लैंग्वेज हिंदी, जॉनरा एक्शन, रेटिंग 7.9। ओके, अब यहां जाकर रिफ्रेश करता हूं मैं। सो इफ आई रिफ्रेश, तो यहां पर देखिए शोले। इस फिल्म 1 को भी मैं रीनेम कर लेता हूं। कहां पर है रीनेम का ऑप्शन? रीनेम द मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो अब जो फिल्म का डेटा है उसी फिल्म के नाम, उसी फाइल के नाम में वो आपको मिलेगा। और जब आप रीड करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो किस फिल्म का डेटा आपको देखना है। उसका डेटा वो वहां से रिट्राइव करके आपको लाके दे सकता है। मतलब आपको यहाँ थोड़ा सा, यू विल हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, इंपोर्ट जावा डॉट। कल से थोड़ा सा, मतलब कल का बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा परसिस्टेंस था, आज एक आध दो चीजें ज्यादा की मैंने। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्ट्रिंग एनएम इक्वल्स टू, नहीं, स्ट्रिंग एनएम सिस आउट एंटर फिल्म नेम या फाइल नेम, दे आर वन ऑन द सेम एक्चुअली। ठीक है,
अब बताओ, वो नाम यहां से यहां ओपन करूंगा। एनएम को डबल कोट में नहीं लिखना क्योंकि वो वेरिएबल का नाम है। ओके, सो उस एनएम में इनपुट लेना पड़ेगा मुझे। एनएम इक्वल्स टू एस सी डॉट, नेक्स्ट लाइन। ओके, जो फिल्म का नाम आप बताओगे उस फिल्म का डेटा वो रीड करके आपको दिखाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए, आस्किंग फॉर फिल्म नेम, मैं कहता हूँ शोले का डेटा दिखाइए। ये आपका शोले का डेटा है। अगर आप फिर से रन करेंगे, इफ यू से शो मी द डेटा ऑफ द मैट्रिक्स, ये द मैट्रिक्स का डेटा है। और अगर मैं देता हूं ऐसे कोई फिल्म का नाम, एक मिनट पहले यहां से एलन निकालने दो, डजेंट लुक गुड। ओके, यहां पर सपोज आई स्पेसिफाई अ फिल्म नेम लाइक दीवार, आई डोंट नो, DEEWAR। ओके, सो दीवार, इट गिव्स यू एन एक्सेप्शन क्योंकि आपने थ्रोज लिख दिया है। आपने क्या करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्रोज, अगर आपको कुछ अपने ढंग से अच्छे से करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, you must put this into the try block, then write catch, exception E, and then sys out film data not found। अब ठीक है ना? थ्रोज का कैसा रहता है, बस जावा के सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ भाई तुमने जबरदस्ती की थी, मैंने कर दिया। लेकिन ट्राई कैच में कैसा है, फिर आप अपने हिसाब से कुछ मैसेजेस दिखा सकते हो या कुछ और एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ देखिए, उसने मुझे फिल्म का नाम पूछा है, मैं वो नाम देता हूं जो अवेलेबल है, तो वो मुझे डेटा दिखाता है। अगर मैं कोई नाम देता हूं जो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी दिया था मैंने दीवार, तो वो कहता है फिल्म डेटा नॉट फाउंड, दिस इज बेटर। वो लाल कलर में बहुत सारी एरर्स आ रही है। हाँ, उसके लिए ठीक है जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पता। आप तो जानते हो ना, यू नो ट्राई कैच थ्रो थ्रोज फाइनली, सब कुछ पता है आपको, तो दिग्गज बन रहे हो आप जावा में। सो यू नो एवरीथिंग, सो यू कैन हैंडल इट कंफर्टेबली। अब आप प्रोग्रामर हो, और यहाँ पर एक छोटा सा ये येलो अंडरलाइन, ये येलो मार्क आ रहा है, स्कैनर को क्लोज नहीं किया इसलिए, वो भी कर दो। किसी की नाराजगी नहीं चाहिए हमको। ओके, अब ठीक है, ये भी थोड़ा नाराज है, इसको भी क्लोज कर देते। उसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। वो ट्राई में बना है, ट्राई में क्लोज हो जाएगा। अब ठीक है, नाउ योर प्रोग्राम इज परफेक्टली ऑल राइट। जो नाम का आप फिल्म बोलेंगे उसके फाइल में से बराबर डेटा रिट्राइव करके आपको लाके देगा। Now when you add one more film, last time, one more thing, so I'll run this, and I don't know, I keep on watching so many movies. uh, let's use this one, Diwar, I don't know, 1978 or what. Eight, even 75. Oh wow, 75 was a great year. So many nice movies released. So year is 1975. Language Hindi. Genre is, let's take drama. So there was so much of drama. Okay, मेरे पास माँ है and whatever. So it was an action movie, but let's take it as drama. Okay, rating is 8.0. Okay, now you can see. So a file Divar is created, and now if you retrieve, so if you run this and if you say I want to see the data of film Divar, so it displays. अब यहाँ पे टू स्ट्रिंग की जगह अच्छा एक फंक्शन लिखा होता ना आपने, कि अच्छे से एक एक नीचे एक फिल्म नेम, एक के नीचे एक, ऐसा अच्छे से, तो वो ज़्यादा बेहतर दिखता।
Khair, it's just a matter of one function that you can write on your own. So this is called persistence and serialization. You can store your object along with its data in a file. Tomorrow means in the advanced programming, we'll be able to store this object in a database table. In Hibernate, in JPA, in Spring Boot, we will be able to do that, and it will help me a lot. इससे मेरा बहुत मेहनत कम हो जाएगा. नहीं तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करना ना बहुत लेंदी काम था पहले. ये persistent serialization की वजह से बहुत आसान एक लाइन में हो गया वो काम. It was very lengthy in the past. We had to write so much of queries, insert into films and so many values and all that. So that is reduced. So thank you so much for joining this meeting.